चलिए, तो प्लास्टिड्स तक कर लिया था, अभी आज करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। माइटोकॉन्ड्रिया में डाउट है? बोलो अथर्व जी, क्या डाउट है? सर माइटोकॉन्ड्रिया वाला पेज दिखाओ ना, बताता हूँ आपको। डायग्राम सर उसमें था सर, दो मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब वो लाइन समझ नहीं आई, बताता हूँ सर रुको। सर तब तक आप कंटिन्यू कीजिए, मैं ढूंढता हूँ। ये लो, ढूंढ लो, जल्दी ढूंढ लो। हाँ सर, ये कंपोनेंट्स के सामने जो लिखा है। कंपोनेंट्स कहाँ है? हाँ, 2 यूनिट मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद फ्लूइड मैट्रिक्स। ये कुछ नहीं है, वो गलती से टाइप हुआ है। तुम्हें सिर्फ इतना पता करना है कि वो दो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, ठीक इनर है सर। मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनी हुई। हाँ, वो थोड़ा कॉपी पेस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ जयदीप, तुम क्या बोल रहे हो? अपेंडेजेस किसके अपेंडेजेस? मेरे, तुम्हारे? स्टार्टिंग में था वो, तुम फिर अलग से पूछना मुझे, वापस स्टार्टिंग में नहीं जाएंगे, सीलिया स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर भी करना है। तो मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट लेके जो भी डाउट है मैसेज कर देना। ओके, सीलिया एंड फ्लैजेला आपको पता ही है भाई, सीलिया सीलिया होता है, फ्लैजेला फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला यूजुअली मूवमेंट के लिए देखा जाता है, सीलिया वगैरह फूड वूड लेने के लिए, या फिर अगर साइड में कुछ आ गया है फॉरेन पार्टिकल तो उसको हटाने के लिए सीलिया वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या रीड करते हैं नॉर्मली। कुछ ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो हमें करना पड़ेगा, बाकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी ही है। देखो क्या है, they are hair like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structures which work and cause the movement of the cell or the surrounding fluid. इसमें क्या होता है, सीलिया क्या करेगा, या तो सेल का मूवमेंट करेगा, सेल को खुद मूव करेगा, या फिर उसके साइड में जो फ्लूइड है उसको पुश करेगा, तो फ्लूइड को पुश करने की वजह से खुद सेल का खुद का मूवमेंट होएगा। ठीक है, तो ये दो चीज करता है। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एज वी नो एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। तो फ्लैजेला जो है वो प्रॉपर सेल मूवमेंट के लिए, सेल को स्विम करने में यूज करेगा। सीलिया क्या है, वो भी मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, स्लाइट मूवमेंट ही करवा पाएगा वो। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल मूवमेंट के लिए वो हेल्प करेगा। एंड द फ्लैजेला आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज यू नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अपने को पता ही है, प्लाज्मा सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी अगर एनिमल सेल है तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नहीं होती है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो फ्लैजेला भी है, मतलब अगर इफ दिस इज अ सेल एंड सेल के ऊपर यहाँ पे एक वो है, तो ये भी, इसको भी कवरिंग किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। ठीक है, इसको भी कवरिंग किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। तो फ्लैजेला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, द कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनीमी एंड पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट जो चीज आती है वो आती है। ये क्या बोल रहा है इसने, अब देखो ध्यान से देखना ये वाले डायग्राम को। इसमें जो ये आउटर ग्रे कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये आउटर ग्रे पूरा राउंड, दिस एंटायर थिंग इज सिंगल फ्लैजेला। ओके, दिस एंटायर थिंग इज सिंगल फ्लैजेला, ये पूरा एक फ्लैजेला है। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी जो कोर होती है, कोर ऑफ दैट फ्लैजेला वी कॉल इट एक्सोनीमी। जो कोर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीमी, सेंट्रल पार्ट, ये अंदर का पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीमी। और ये कैसे रन करती है, कैसे होती है ये, पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस मतलब जो सबसे लंबा, जैसे अगर ये फ्लैजेला हम देख रहे हैं, मान लो ये फ्लैजेला है, तो इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल समझते हो, माइक्रोट्यूब्यूल समझते हो? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नथिंग बट स्ट्रक्चर जो एक पर्टिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो एक फ्रेमवर्क, जैसे हमारे में बोन है ना, तो वैसे इनके में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं ये, ट्यूबुलिन या ऐसा कुछ होता है कि इनका मटेरियल उससे बने होते हैं। तुम वो कंपोजिशन में जाने की जरूरत नहीं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नथिंग बट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स
जो पूरे स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट देके रखता है। ठीक है, अपने को इतना ही पता होगा ना, दैट इज मोर देन इनफ। तो एक्सोनीमी तो ये बोल रहा है, कोर को एक्सोनीमी बोलते हैं। ठीक है, अब इस कोर के अंदर क्या है, वो बोल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो पैरेलली रन कर रहे हैं। जो मतलब पैरेलली रन मतलब ऐसे लॉन्जिट्यूडनली, ऐसे लंबे लेंथ में वो लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, यही है इसकी लॉन्ग एक्सिस। तो उसके पैरेलली ये सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो इफ यू आर सीइंग ना दीज पर्पल, कौन सा कलर होगा भाई, ये जो भी ग्रीन कलर टाइप जो भी दिख रहा है, सी ग्रीन कलर, तो ये सारे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। देख रहे हो, ये सारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो सेंटर में भी दो है, सेंटर में भी दो है, यहाँ पर भी दो 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 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना तो क्लियर होगा। देखना एक चीज, देखो ये बोल रहा है द एक्सोनीमी यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स and a pair of centrally located microtubules. Such arrangement is referred to as 9+2 array. 9+2 array. अब देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, the exonymy usually has 9 doublets. 9 doublets मतलब 9, इसको एक डबलेट बोलेंगे हम, क्योंकि ये सिंगल डबलेट है। मतलब इस डबलेट मतलब दो चीज होंगी, बट उसको हम काउंट करेंगे एज वन। ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे एज वन। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट है। क्लियर हो गया ये चीज, 9 डबलेट है ना, 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरी पे हैं ये, ऑफ कोर्स पेरिफेरी पे हैं। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखो भाई, सेंटर में भी है ना दो, सेंटर में भी दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9+2 अरे। 9+2 अरे, तो ये होता है किसका, फ्लैजिलम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर दे पाते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपकी एनसीईआरटी में अपने को इतना ही पढ़ना है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो कोई सेंस नहीं बनता है ये, क्योंकि दिस इज नथिंग बट फ्लैजेला ना। फ्लैजेला को इतने डिटेल में पढ़ना मतलब कोई सेंस नहीं बनाता। आपको ये एक्सोनीमी पता होना चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स पता होना चाहिए, 9+2 एरे पता होना चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट पता होना चाहिए बस। ठीक है, फंक्शन पता होना चाहिए। तो ये इतना चीज हमें पता है सब। ठीक है, तो क्लियर है सीलिया फ्लैजेला, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब चलो नेक्स्ट चीज देखेंगे हम, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। अब ये दोनों चीज में आप बहुत कंफ्यूज हो गए बार बार कि सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल्स क्या होता है। इट इज नथिंग। देखो एक चीज है, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनली है, इस पूरे को हम सेंट्रोसोम बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे को हम सेंट्रोसोम बोलेंगे। बट सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स। तो इसमें एक जो ये आप देख रहे हो पिंक कलर का, ऐसे दोनों ऐसे अरेंज्ड है, 90 डिग्री पे अरेंज्ड है, राइट एंगल है एक दूसरे पे। तो एक ये है, दिस इज वन सेंट्रियोल एंड दिस इज द अदर सेंट्रियोल। ठीक है, दिस इज वन सेंट्रियोल एंड दिस इज द अदर सेंट्रियोल। ठीक है, तो दो सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनली जिसका नाम है सेंट्रोसोम्स। क्या बना रहे हैं, जिसका नाम है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, ये सेंट्रोसोम्स अभी सेल डिवीजन जब होगा ना तब बहुत काम आया आता है। ठीक है, सेंट्रोसोम तब काम आता है। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से हैं, ये चीज याद रखना, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं। बस ये क्या है, फिलामेंट्स निकालते हैं, ये फिलामेंट्स निकालते हैं ये। मतलब क्या बोलते हैं इनको, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तब आपको दिखेगा, जब वो माइक्रोट्यूब्यूल से निकल के जब ये आते हैं, फिर ये क्रोमोसोम को पकड़ते हैं ना, अपने तरफ स्ट्रेच करते हैं, तो वो काम होता है इनका, वो चीज हम देख लेंगे। ठीक है, तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स में कंफ्यूज मत होना। सेंट्रोसोम इज नथिंग बट दो सेंट्रियोल्स को मिला के सेंट्रोसोम बोल देते हैं। मतलब सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स। ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं इसको डिटेल में कि क्या है। इसका भी स्ट्रक्चर जैसे उसका जो स्ट्रक्चर था ना कि कैसे कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड है, इसमें भी हमें वही चीज देखनी है। देखो अब देखो क्या बोल रहा है, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनली है, सेंट्रियोल्स ऑर्गेनली नहीं है। सेंट्रोसोम ऑर्गेनली है, और वो कैसे बना हुआ है, दो सेंट्रियोल्स हैं उसके अंदर। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, usually containing two cylindrical structures which are called as what, centrioles. ठीक है, which are called as centrioles. ठीक है, फिर सेकंड चीज हम देख रहे हैं कि both the centrioles lie perpendicular to each other, 90 डिग्री पे होते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, दोनों एकदम साथ में नहीं, पैरेलली नहीं होते, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है जी, both the centrioles lies perpendicular to each other, एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. अब फाइब्रिल्स मतलब ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है, उसको ही नाम दे दिया है फाइब्रिल्स। और वो बना किससे होता है, वो फाइब्रिल किससे बना होता है, ट्यूबुलिन से बना होता है। किससे बना होता है, ट्यूबुलिन से।
किससे बना होता है? ट्यूबिलिन से। इस पूरे को हम फाइबर बोलते हैं, इस पूरे को हम फाइबर बोलते हैं। बट फाइबर की एक छोटी जो यूनिट होती है, फाइबर इज अ फाइबर, बट फाइबर की छोटी यूनिट को हम फाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। छोटे स्मॉलर यूनिट ऑफ फाइबर इज कॉल्ड एज फाइब्रिल। पर ठीक है, अब वो फाइबर किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन यूजुअली जो में माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं, स्ट्रक्चर देने की चीजें, वो सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनी होती है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स। ये देखो, ये वाले हैं 9, दिख रहे हो, नंबर भी लिखा हुआ है उस पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, दिस एंटायर, दिस 3 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है और पेरीफेरी पे है, ठीक है। each of the peripheral fibril is a triplet। अभी क्या बोल रहा है, वहां पे ऊपर डबलेट था ना, वहां पर 2 थे, ऊपर वाले में फ्लैजेलम में 2 थे, और यहाँ पर क्या है, तीन फाइब्रिल मिला के एक बनाते हैं, 3 फाइब्रिल बना के मिलके एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। 3 फाइब्रिल मिलके क्या बनाते हैं? एक ट्रिपलेट बनाते हैं। और यही तीनों ट्रिपलेट ऐसे 9 के उसमें अरेंज्ड होते हैं, 9 फाइब्रिल ट्रिपलेट इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। देख रहे हो, 3-3 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उसमें। क्या होंगे? 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ये अरेंजमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है, इसमें कोई वो लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज आल्सो लिंक्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रिपलेट है, अकेले हवा में नहीं घूम रहे हैं भाई, ये आजू बाजू वाले, आसपास वाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेम फाइबर, किसी ना किसी फाइबर से ही जुड़े हुए हैं। अटैचमेंट आपको नहीं देखना है, किसी ना किसी फाइबर से जुड़े हुए हैं। यूजुअली यही फाइबर होता है, प्रोटीन ट्यूबुलिन ही होता है। फिर ये क्या बोल रहे हैं? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन, ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द सेंट्रल हब। ये इस पार्ट की बात चल रही है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हब। तो ये भी, इसका भी कंपोजिशन क्या है? प्रोटीनिशियस ही है, किसी एक प्रोटीन से ही बना हुआ है, ये किसी एक प्रोटीन से ही बना हुआ है, which is connected with the tubules of the peripheral triplet by radial spokes made up of protein। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज इसने क्या बोली कि भाई ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ट्रिपलेट बनाते हैं, और ऐसे हमारे पास 9 ट्रिपलेट है। ऐसे हमारे पास कितने हैं? 9 ट्रिपलेट है। फिर हमने बोला कि जो 9 ट्रिपलेट है, ये एडजेसेंट वाले एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आजू बाजू साइड वाले से कनेक्टेड है, ठीक है। एडजेसेंट ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट इस ट्रिपलेट से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये होगी पहली चीज की ट्रिपलेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर ये बोल रहा है कि भाई एक सेंटर में भी एक हब है जो प्रोटीन से ही बना हुआ है। ये बोल रहा है सेंटर में भी एक हब है जो प्रोटीन से ही बना हुआ है। अब ये प्रोटीन और जो अपने ट्रिपलेट है, ये भी कनेक्टेड है रेडियल स्पोक से, ये भी कनेक्टेड है रेडियल स्पोक से। देख रहे हो स्पोक्स? तो ये एक व्हील जैसा लग रहा है आपको, ये एक व्हील जैसा लग रहा है ना। तो ये एक व्हील का एक शेप दे रहा है ना आपको, व्हील जैसा हमें लग रहा है, क्योंकि एक सेंट्रल वो है, फिर हमारे सारे स्पोक्स हैं जैसे हमारे बाइक साइकिल्स कार वगैरह में होते हैं, एंड अगेन वो पूरा ऐसे एक राउंड सर्कल भी वो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। द सेंट्रियोल्स फॉर्म्स द बेसल बॉडी of the cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during the cell division in animal cells, ठीक है। The centriole forms the basal body of cilia and flagella। अब ये क्या बोल रहा है? देखो, बेसल बॉडी मतलब किसी भी चीज की बेसल बॉडी होना, मतलब जो ये सीलिया आ रहा है, हमारा सीलिया आ रहा है, फ्लैजेला आ रहा है, स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, ये सारे आ कहाँ से रहे हैं? सारे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं भाई? ये सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं? सेंट्रियोल से। ये चीज समझ में आई? सीलिया भाई कहाँ से आ रहा है? अगर कोई आपसे पूछ ले सीलिया एंड फ्लैजेलम का ओरिजिनेशन कहाँ से, विच पार्ट ऑफ द सेल प्रोड्यूसेस सीलिया एंड फ्लैजेला, है ना, कौन सा पार्ट बेसल बॉडी बनाता है उसकी, तो वो कौन सा पार्ट बोलोगे आप? सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स जो है ना, दैट इज द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, मतलब उसी से वो चीज निकलती है। सीलिया एंड फ्लैजेला इज द बेसल बॉडी, मतलब सेंट्रियोल्स ही आगे चल के डेवलप होके सीलिया एंड फ्लैजेलम बनते हैं, सेंट्रियोल्स ही आगे चल के सीलिया एंड फ्लैजेलम बनते हैं। और एक और चीज बनती है सेंट्रियोल, जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ऐसे जब डिवीजन होगा तो ऐसे सेंट्रियोल दोनों तरफ अटैच हो जाएंगे और फिर ये स्पिंडल फाइबर निकालते हैं, स्पाइडरमैन की तरह ऐसे फाइबर्स निकालते हैं। और जहां पे यहाँ पर हमारे वो अरेंज्ड होंगे, क्रोमोसोम अरेंज्ड होंगे, एक क्रोमोसोम को ये खींच लेगा, एक को ये खींच लेगा, तो वो भी कौन निकालता है? वो भी सेंट्रियोल्स ही निकालते हैं। वो तो हम अभी आगे वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये वाला चीज समझ में आया आपको? सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स समझ में आया कुछ? कंफर्म कर दो प्लीज, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन।
जल्दी बता दो और फिर अपनी अटेंडेंस भी दे दो ताकि मैं मार्क कर दूं, और बीच में गायब मत होना। एक मिनट अटेंडेंस देख लो हाँ अभी आया ना। एक मिनट अटेंडेंस देख लो, अगर किसी का नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो प्लीज टेल मी। साहिल, जयदीप, आकांक्षा, अथर्व, प्रत्यूष, भक्ति, सोनाली, महक, नेहा, प्रतीक, मेघा। आप लोग क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो क्या? ठीक है, फाइनल वाला बोल रहा हूँ। साहिल, जयदीप, आकांक्षा, अथर्व, प्रत्यूष, भक्ति, सोनाली, महक, नेहा, प्रतीक, मेघा, सरिता एंड सानिका। करेक्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? पिन हेड मतलब देखो, कैसे आएगी? म्यूट किया हुआ है, अब आ रही है? ओके ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। ठीक है, चलें न्यूक्लियस पे चलें। ये चीज क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है? सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स पे इस पे कोई डाउट?
क्या इशू है भाई? आवाज आ रही है? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रतीक के डाउट की वजह से नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है प्रतीक, कुछ और? कैन वी मूव? वॉइस इज क्लियर। हाँ ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द न्यूक्लियस देन। न्यूक्लियस, एज यू नो, न्यूक्लियस ओवरव्यू ले लेते हैं भाई। कैसा दिखता है न्यूक्लियस सर? कैसे होते हैं ये? हर सेल में होगा, ठीक है, कईयों में दो भी होता है। तो वी विल सी ये कैसा दिखता है। ओवरव्यू एक बार लेंगे अगर हम, तो अगर आप देखोगे इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो, ओवरव्यू अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले एक तो साइटोप्लाज्म में भी एम्बेडेड हो गई, इसकी खुद की एक कवरिंग होती है जिसको हम बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। इसकी खुद की एक कवरिंग होती है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब ये भी बाई लेयर्ड होता है, इसमें भी एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद एक न्यूक्लियर पोर होता है, ताकि अंदर से जो mRNA आ रहा है या फिर राइबोसोम्स आ रहे हैं, तो वो अंदर से बाहर आके साइटोप्लाज्म से फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लग जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाए। तो इसीलिए न्यूक्लियर पोर होता है, जिससे मटेरियल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बीच में अंदर बाहर करता है, ठीक है। उसके न्यूक्लियर पोर क्लियर है, न्यूक्लियर पोर क्रिएट है, न्यूक्लियर एनवेलप क्रिएट है। फिर जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसका मैट्रिक्स, सेल का मैट्रिक्स, वैसे ही न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर हमारा यहीं पे सारा, यहीं पे हमारा क्या जो डीएनए वीएनए सब यहाँ पे ऐसे ही अनकॉइल्ड मतलब क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं, क्रोमैटिन के फॉर्म में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे, इसके अंदर सब होंगे फिर, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे सारे जो mRNA, RNA और राइबोसोम्स वगैरह ने सारे यहाँ पर बनते हैं। दिस इज दी साइट, न्यूक्लियोलस इज दी साइट जहाँ पर ये सब बनते हैं, ठीक है जी। इज न्यूक्लियर membrane and envelope is different? No, nuclear envelope, nuclear membrane is same, no issue, it is same, ठीक है। एनवेलप हम बोल देते हैं यूजुअली, दैट इज मोर बेटर, ठीक है जी। ओवरव्यू समझ में आ गया कि न्यूक्लियस में क्या है। सबसे पहले एक आउटर कवरिंग है, ठीक है जी, आउटर कवरिंग है जिसको बोल दिया न्यूक्लियर एनवेलप। फिर हमने देखा न्यूक्लियर एनवेलप दो लेयर की भाई, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। फिर हमने देखा कि उसके अंदर न्यूक्लियर पोर भी है। पोर होने का क्या रीजन है भाई, क्योंकि अंदर से जो मटेरियल आ रहा है, अंदर से जो माल आ रहा है उसको बाहर भी निकालना है। कौन आ रहा है अंदर से भाई, राइबोसोम्स आ रहे हैं, फिर मैसेंजर आरएनए आ रहा है कोड करके डीएनए को, बाहर आके वो राइबोसोम पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ के क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, है ना। तो उसको भी अंदर से बाहर आना है, तो उसको बाहर आने के लिए भी एक पोर लगेगा, तो वो पोर है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म इज द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारा सारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तैर रहा होता है, वो घूम रहा होता है आराम से, ठीक है। वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होता है, वो अनकॉइल्ड अनकंडेंस्ड फॉर्म में होता है। क्रोमैटिन सिंगल सिंगल ऐसे लंबे 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 ऐसे फाइबर्स के फॉर्म में होता है वो, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि भाई एक न्यूक्लियोलस करके एक चीज है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस मैंने क्या बताया आपको कि जो न्यूक्लियस है दिस इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ आरएनए जो अंदर है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी टाइप के आरएनए वगैरह है ना, वो सारे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आरएनए राइबोसोम्स वगैरह जो भी, वो सारे उसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ओवरव्यू ले लिया, अभी इन डेप्थ हम देखेंगे एक एक पार्ट को कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि नहीं है। रीड करना है, ऑलमोस्ट यही था, इसी को हमें बस पढ़ना है, मतलब क्या लिखना, ठीक है जी। देखो ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ थिन न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच हैज न्यूक्लियर पोर। एग्री कर रहे हैं हम लोग? यस। अगर किसी भी पॉइंट को मैं पढ़ के कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बाद, मतलब दैट इज आई टेक इट एज कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, फिर हमने वो चीज डिस्कस कर ली है। बट इफ यू थिंक कि नहीं समझ में आया तो यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, हम रिपीट ही कर रहे हैं उसको। कुछ नया होगा तो आई ऑटोमेटिकली आई विल स्टॉप। Within the envelope is a clear fluid-like substance called as nucleoplasm.
just now we did nucleoplasm उसको बोलेंगे. The outer membrane usually remain continuous with endoplasmic reticulum and bear ribosomes on it. correct है sir? correct है sir इसमें. तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज कंटिन्यूअस विद व्हाट, कंटिन्यूअस विद व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे. करेक्ट है, राइबोसोम्स होंगे. करेक्ट है, कोई डाउट इसमें अभी तक नहीं है ना? क्लियर है ये चीज? उसके बाद देखो न्यूक्लियर पोर आदि passes through is the movement of RNA and protein molecule take place in both direction. करेक्ट है कि नहीं है भाई? करेक्ट है कि नहीं है? टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. जैसे कोई भी चीज जाएगी तो वो कैसे जाएगी भाई? न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगी. सर नेक्स्ट चीज, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म. ठीक है, दो नाम दिए, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलो या फिर न्यूक्लियर प्लाज्म बोलो, विच कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. ठीक है, न्यूक्लियोलस, एज आई हैव टोल्ड यू, न्यूक्लियोलस क्या करता है? सारा जो आरएनए सिंथेसिस वगैरह होता है वो ये करता है. क्रोमैटिन इज अवर जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोप्लाज्म में यूं मस्त तैर रहा होता है, मस्त घूम रहा होता है वहां पर. ठीक है जी. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. अब ये चीज याद रखना. देखो हमें लग रहा है कि भाई ये राउंड राउंड कुछ तो है और इसके बाहर भी कोई कवरिंग होगी, न्यूक्लियोलस के बाहर भी कोई कवरिंग. नहीं जी, वो है होता है एक कंडेंस्ड फॉर्म में होता है. एक ही सेंटर पूरे सेल में नहीं हो रहा होता, एक सेंटर पे ही हो रहा होता है. सेंटर पे भी थोड़ा सा साइड में हो रहा होता है. बट ये क्या बोल रहा है कि ये जो न्यूक्लियोलस है, दिस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ये कंटिन्यूस है न्यूक्लियोप्लाज्म से. मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म की चीजें आराम से इसको टच कर पा रही है. कोई देयर इज नो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस इज द मेन पॉइंट. न्यूक्लियोप्लाज्म की भाई कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. न्यूक्लियोप्लाज्म की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. हमारा बोलने का मतलब ये है. ठीक है सर, समझ में आ गया? देखो वापस रिपीट करेंगे. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. दो चीज ही रखता है वो, एक तो न्यूक्लियोलस होगा उसके अंदर और एक होगा क्रोमैटिन, यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, फिर ये बोल रहा है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म as it is not a membrane bound structure. इट कौन है? न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. वो लग रहा है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड है बट वो नहीं है. उसका जो मटेरियल है वो डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है, उस पे लगा रहता है. ठीक है जी, समझ में आई ये चीज? क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलते हैं, बताओ. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट. इट इज अ साइट. अभी किसके बारे में बात कर रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म के, न्यूक्लियोलस के बारे में बात कर रहा है. इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम बायोजेनेसिस. राइबोसोम बायोजेनेसिस मतलब राइबोसोम को पैदा करना, राइबोसोम को पैदा करना. मतलब राइबोसोम्स कहाँ बन रहे हैं भाई? न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं. और ये क्या बोल रहा है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए. एक जो आरएनए होता है ना, आरएनए यार दो तीन टाइप के होते हैं, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए. एम इज मैसेंजर आरएनए, टी इज ट्रांसपोर्ट आरएनए एंड आर इज राइबोसोमल आरएनए. इनका जो डिफरेंशिएट होता है ये अपन आगे चल के पढ़ने ही वाले हैं. आपको मैसेंजर का तो पता ही भाई, वो मैसेज लेके जाता है, मैसेंजर है. ट्रांसपोर्ट यानी कोई ना कुछ वो एंटीकोडॉन्स या कुछ तो भी लेके आता है, ट्रांसपोर्ट वो होता है. और राइबोसोमल का जो काम, जो भी हम जब देखेंगे इसको तब देखेंगे. ठीक है, राइबोसोमल का वैसे कोई फिक्स्ड काम नहीं है, बस आरएनए को लेके आएगा और वो राइबोसोम्स में डाल देगा. ठीक है जी. तो ये क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियोलस है, इट इज द साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है और राइबोसोम्स की बायोजेनेसिस की साइट है. क्या है? राइबोसोम्स की बायोजेनेसिस की साइट है. ठीक है, अगर कोई क्लास बीच में ज्वाइन करता है तो प्लीज अपनी अटेंडेंस दे देना. ओके यस, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं. एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन दीज क्रोमैटिन्स आर अरेंज डिफरेंटली. इन सम स्टेजेस इट इज सीन कॉम्पैक्टली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स. अब जब हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आज ही शुरू कर देंगे हम उसको. तो ये क्या बोल रहा है कि देखो हर स्टेज पे सेल डिवीजन के, देखो अपना जो ह्यूमन सेल है ना 24 आवर्स में उसको डिवाइड करना होता है. ठीक है, यूजुअली मैक्सिमम ऑफ द टाइम. ठीक है, 24 घंटे लेता है वो. 24 घंटे में हमारे सेल, एक जो सेल जैसे आज पैदा हुआ तो 24 घंटे बाद वो मर जाएगा और उसकी जगह नया सेल आ जाएगा. ठीक है, तो कंटिन्यूस ये सेल का जो रीजनरेशन होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है. तो ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के बहुत सारे स्टेजेस होंगे. तो कुछ स्टेजेस पे जो न्यूक्लियस जो हमें ये दिखेगा, क्या बोलते हैं इसको,
क्रोमैटिन दिखेंगे, तो क्रोमैटिन ऐसे ही नॉर्मली एज अ फाइबर की तरह ऐसे 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 पड़े होंगे न्यूक्लियस के अंदर, बट कई कई जगह पे हम क्या होगा, ये जो हमारा क्रोमैटिन है, ये ना क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, एक चीज जो भी हम आगे वाले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे राउंड राउंड कलर के ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर, ये हमारा जो होता है क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन इसके अराउंड कॉइल हो जाता है, क्रोमैटिन के अराउंड, इसके सॉरी क्रोमैटिन नहीं, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल कर जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल कर जाता है, फिर ये स्ट्रक्चर एंड ऑफ द डे जाके क्या बन जाता है, ये बन जाता है ये स्ट्रक्चर। इसको जानते हो ना, जो मैं भी बना रहा हूँ, बताओ क्या बोलते हैं इसे, बताओ क्या बोलते हैं इसे, कोई नाम जो मैंने अभी बनाया इसको क्या बोलते हैं? यस, क्रोमोसोम बोलते हैं हम इसको, क्रोमोसोम बोलते हैं। देखिए तो अभी क्या हो रहा है इसमें, देखो अभी क्या हो रहा है, ये बोल रहा है, इसका बोलने का मतलब क्या है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, बट आप होना मत, ठीक है जी। इसका काम मतलब क्या है, देखो हर स्टेज पे आपको क्रोमैटिन क्रोमैटिन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, कई स्टेजेस में वो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, कई स्टेज में वो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, और वो कैसा शेप ले लेगा, एक क्रोमोसोम का शेप ले लेगा। क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम होता है, बस ये कैसे बनता है, क्योंकि क्रोमैटिन इज लाइक अ थ्रेड, क्रोमैटिन इज लाइक अ थ्रेड। ये थ्रेड को, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक समथिंग, टेक अ रबर बैंड, टेक अ रबर बैंड नहीं, इरेजर, टेक अ इरेजर, इरेजर के अराउंड आप थ्रेड को कॉइल कर दो, ठीक है। तो जो आपका थ्रेड है, जो आपका, वैसे तो थ्रेड अगर ऐसे पड़ा होगा तो कितना ज्यादा जगह लेगा वो, है ना, थ्रेड ज्यादा जगह लेगा, बट अगर आप उसको कॉइल कर दो किसी चीज के अराउंड, तो वो अच्छे से पैक हो जाएगा ना, अच्छे से पैक हो जाएगा वो। तो वही चीज है, तो यहाँ पर जो आपका इरेजर है, वो यूजुअली इनमें एनिमल प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, या फिर लिविंग थिंग्स में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स हम उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। आप लिख सकते हो, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड क्रोमैटिन कॉइल्ड होता है, और फिर क्या बन जाता है, वो क्रोमोसोम बन जाता है, क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये बोल रहा है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल हमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें देखने मिलती है, कुछ स्टेजेस पे हमें क्रोमैटिन मिलेगा, कुछ स्टेजेस पे हमें क्रोमोसोम मिलेगा। ये कब कौन से स्टेजेस पे क्या मिलेगा, ये हम तब देखेंगे अभी आने वाले चैप्टर में, मतलब हाफ एन आवर बाद। Every chromosome is essentially has a primary constrictions on the primary constriction or the centromere। अब ये जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पर देख रहे हो कि ये ऐसे, वैसे तो ये होना चाहिए था ऐसे, एक स्ट्रेट ऐसे और एक स्ट्रेट ऐसे, बट ये ऐसा नहीं है, क्यों, यहाँ पर आके वो कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, यहाँ पे आके वो अंदर की तरफ घुस जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। हाँ, वीडियो में रहेगा ये हिस्टोन प्रोटीन, आज हम देखेंगे तो उसमें भी रहेगा, एक और वीडियो में दिखाऊंगा आज, देखते हैं चलती है कि नहीं, बट दिखाऊंगा उसमें, देखना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो, ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको, जस्ट गिव मी, हाँ, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है कि मतलब भाई ये जो हमारा डीएनए है ना, ये स्ट्रेट होने के बजाय यहाँ पे सेंटर में आके थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जा रहा है, और फिर यहाँ से दूसरा पेयर निकल रहा है ऐसे, करेक्ट है, समझ में आ रही चीज। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको हम बोलते हैं, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। Has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called as kinetochores are present। और ये जो सेंट्रोमियर है, इसके यहाँ पे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। काइनेटोकोर्स का काम क्या होता है, जब स्पिंडल फाइबर आता है, तो वो काइनेटोकोर्स पे चिपकता है और फिर इसको खींचता है, ठीक है। तो काइनेटोकोर्स डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर इस कॉन्स्ट्रिक्शन, उस कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर्स, ठीक है। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ये दो क्रोमैटिड्स है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि सिस्टर क्रोमैटिड्स वगैरह क्या होता है, ताकि वो आगे चल के गड़बड़ ना हो। ये देखो, तो जैसे ये है ना, दिस इज, ओके, सो दिस इज वन क्रोमोसोम, ओके। एंड इसमें अगर आप एक चीज देखोगे ना, इसमें अगर आप एक चीज देखोगे तो दिस इज वन सिस्टर एंड दिस इज अदर सिस्टर। तो ये आजू बाजू, दिस इज वन सिस्टर एंड दिस इज अदर सिस्टर, दिस इज वन सिस्टर एंड अदर सिस्टर, मतलब ये दो ही सिस्टर हैं, समझ रहे हो, वैसे दो ही हैं ये,
और बस ये ऐसे बीच में से जॉइंट है, बीच में से ना ऐसे जॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वन दिस एंड वन दिस, सिस्टर सिस्टर, ओके। सिस्टर क्रोमैटिड समझ में आ गया। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, तो दिस इज सिंगल क्रोमैटिड। ये जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक सिंगल क्रोमैटिड है और ये एक सिंगल क्रोमैटिड है। इन दोनों क्रोमैटिड को सेंटर पोजीशन पे कौन पकड़ के रख रहा है भाई? सेंट्रोमियर पकड़ के रख रहा है। कौन पकड़ के रख रहा है? सेंट्रोमियर पकड़ के रख रहा है। समझ में आ गया? अब देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, दिस वाज मोस्टली द एंटायर चैप्टर। लास्ट टॉपिक है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के वजह से इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें क्रोमोसोम मिलते हैं। जैसे हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, तो हमारे में 23 सारे एक जैसे नहीं दिखते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ठीक है, कुछ में सेंट्रोमियर नीचे है, कुछ में ऊपर है, कुछ में सेंट्रल पोजीशन पे है ना, ऐसे होते हैं। अब देखना ह्यूमन की 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ना, तब आपको पता चलेगा। अब ये चीज ध्यान से देखो कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस पे, तो बड़ा सिंपल ही है, इतना कोई वो बड़ी बात है नहीं इसमें। देखिए क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो हमें पता है भाई, ये छोटे वाले पार्ट को इसको बोलते हैं जो दोनों क्रोमैटिड्स को पकड़ के रखता है। अब अगर देखो, अब देखो क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब जो नॉर्मल हमारा क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में होगा, पी एंड क्यू आर्म इज ऊपर का पी पकड़ लो, नीचे का क्यू पकड़ लो। सेंट्रोमियर अगर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर अगर सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा ऊपर या नीचे, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है जी। फिर अगर ऐसा हो जाता है कि वो एकदम ही टिप पे है, एकदम टिप पे है मतलब ऑलमोस्ट ऑन द एज, अगर यहाँ पर है जैसे ये रहा, अगर यहाँ पर है, तब हम इसको क्या बोलेंगे जी? तब हम इसको क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। सैटेलाइट क्या है बताता हूँ, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर बिल्कुल भी टिप नहीं छोड़ रहा, एकदम ही टिप, एकदम मतलब नॉच पे ही है वो एकदम, तब हम उसको हम बोलते हैं टीलियोसेंट्रिक। टीलियोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटा, एक्रोसेंट्रिक, टीलियोसेंट्रिक, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट? सेंटर थोड़ा सा ऊपर या नीचे, एकदम टिप पे और एकदम ही टिप पे, करेक्ट है। सैटेलाइट बताता हूँ क्या होता है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फ्यू क्रोमोसोम हैव कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड एज सैटेलाइट। ये देख रहे हो, देखो इसका बहुत ही, इसका प्लेन है एकदम, इसका जो ऊपर वाला आर्म है, ये एक आर्म है, ये एकदम प्लेन है, इसका भी प्लेन है, बट इसमें देख रहे हो यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन आके एक छोटा सा सैटेलाइट काइंड ऑफ अ थिंग बन गया है, एक छोटा सा सैटेलाइट काइंड ऑफ अ थिंग बन गया। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोल देते हैं सैटेलाइट, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोल देते हैं सैटेलाइट, ठीक है। Few chromosomes are constriction at a constant location. This gives appearance of a small fragment called as satellite. तो इसको हम सैटेलाइट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है उसके एक आर्म में, जिसकी वजह से एक सैटेलाइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है जी। ये क्लियर है सबको अभी? तो इन दिस वे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो क्या है? बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स है जो डेफिनेटली हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स अभी नहीं करेंगे बिकॉज फ्रीज, फ्रीज, आवाज आ रही है? नहीं आ रही यार, अब क्या हो गया? अब आ रही है, 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 आ रही है, ओके जी। ओके, अब ये नो सर एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो हाँ यस सर बोला, यस सर एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट नो सर एवरीथिंग इज ऑल राइट, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो तुम अपने ही इसको। नो सर एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ, अब मुझे बताओ इसके बाद जो हमारे चैप्टर हैं, एक मिनट दो मुझे, मैं को चेक करने दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा वो बताता हूँ कि हाँ हम चल कैसे रहे, व्हाट आर वी डूइंग, ओके। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर, ओनली वन पर्सन इज मिसिंग, आई थिंक वन और टू, बाकी तो मोस्टली आप लोग तो रेगुलर हो सब। मैं धीरे धीरे सबके नाम भी याद रखने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरे चीज ध्यान से सुनो, ठीक है। We had 1, 2, 3, 4 and 5. We have 5 units in your 11th class, okay. So the thing, how we started was, we started with unit number 1. We started with unit number 1.
It had 4 chapters: the living world, the biological classification, the plant kingdom, and the animal kingdom. Okay, so how many we have finished in that? We have finished 3 of them. We have finished the living world, we have finished the biological classification, and we have finished the plant kingdom. Okay, we have finished 3 of them from the first unit. Okay ji. Next was the unit number 2, that is structural organization in plant and animals. ठीक है जी. इसमें हमने क्या कर लिया? 5th and 6th कर लिए जी. मॉर्फोलॉजी कर लिया, एनाटॉमी कर लिया. करेक्ट है? कोई डाउट किया है ना हमने, या मैं ऐसी झूठ बोल रहा हूँ? किया है. हाँ जी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी कर लिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल को छोड़ दिया. अब आप लोग बोल रहे हो सर एनिमल को क्यों पीछे छोड़ रहे हो? क्योंकि मैं बॉटनी वाला हूँ, ठीक है, तो वो ध्यान रखना. आई एम अ बॉटनी स्टूडेंट, आई एम इनटू प्लांट्स नॉट इनटू एनिमल्स. बट ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, वी विल डू इट. बट द एनिमल किंगडम चैप्टर ना, अगर आप उसे देखो, दैट इज वेरी लेंथी, बहुत लंबा है और बहुत डिटेल्ड है. तो आई वांट कि मैं उसको बहुत ही कॉम्पैक्ट कर पाऊँ आप लोगों के लिए, एक छोटा सा मतलब पीडीएफ बनाऊं जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाए. सो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, द एनिमल किंगडम. ओके, we will do it. ऐसा नहीं है कि if I'm leaving it so we will not do it. We will do it definitely, that is for sure. Same thing goes with structural organization in animal. It is a bit of in detail, and इसमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ changes होते हैं structural organization in animals में, कि sometime they will ask cockroach, sometime they will ask frog and all. So all these depends on that year's syllabus. तो फिर हम उस हिसाब से देखेंगे. So I'm still figuring out कि भाई कौन सा वाला इस बार आने वाला है. हाँ जी. उसके बाद 3rd यूनिट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ठीक है, उस सर मोस्टली एनिमल ही सिलेबस है, एंड प्लांट्स के बहुत सारे चैप्टर सीबीएसई ने निकाले हैं. ऐसा है क्या? कौन कौन से निकाल दिए? अरे सिलेबस जो चेंज है ना, वो भी मुझे बहुत अलग अलग मिल रहा है लोगों से. कुछ मुझे भेज रहे हैं जिसमें चैप्टर नहीं निकाले, वो टॉपिक्स निकाले. कुछ भेज रहे हैं जिसमें टॉपिक्स ही चैप्टर ही निकाल दिए. सो आपको श्योरिटी जब हो कि हाँ दिस इज द फाइनल थिंग, तो आप मुझे कुछ भेजना कि सर हाँ दीज आर द चैप्टर्स व्हिच वी हैव टू डू एंड दीज आर द चैप्टर्स व्हिच वी डू नॉट हैव टू डू. ओके, ठीक है. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस फिर हमने अभी स्टार्ट किया था. इसमें वी हैव फिनिश चैप्टर नंबर 8, दैट वाज cell the unit of life. Then one chapter is called biomolecules, which involves a lot of chemistry, lot of chemical formula and all. बहुत ही लेंथी एंड बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर है, बट इसको फिर अभी के लिए हम स्किप करेंगे. ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे लाइव सेशन में हम सिंपल चैप्टर लें और इंटरेक्टिव चैप्टर लें, जिससे आप लोग जिसपे आप पेपर भी दे पाओ इजीली, है ना, जिसपे हम पेपर बना भी पाए, एंड जिसके ऊपर आप रिवाइज खुद से करो तो आ जाए आपको. बायोमोलिक्यूल्स में डाउट्स काफी होते हैं, तो वो एक अलग चीज है. एनिमल्स में डाउट्स होते हैं, तो वो एक अलग चीज है. ठीक है, तो बाकी ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम ही करेंगे. तो अभी वी विल स्टार्ट विद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. विल स्टार्ट विद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. माइटोसिस मियोसिस छोटा सा चैप्टर है. उसके बाद जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, द यूनिट नंबर 4. Okay, we'll finish the unit number 4, transport in plant, mineral nutrition, photosynthesis, respiration, plant growth and development. We will finish all these chapters, then we will move to अपना कहाँ, then we will move to अपना जो पीछे हमने जो चैप्टर छोड़े हुए हैं, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल्स. 3 वो हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बचेंगे. तो 7 3 10 चैप्टर बचेंगे हमारे. ये प्लांट फिजियोलॉजी आई थिंक कि वी कैन फिनिश दिस. टुडे इज 29th, this is the last class of this month, right? So next month 4 weeks, 8 classes. I think we can finish the plant physiology one, because some chapters are small and some chapters are big. ठीक है, तो इसके अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी. तो अगर आपको बिफोर द लेक्चर इफ यू रीड समथिंग कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, अगर वो आपको पढ़ना है, तो आई हैव टोल्ड यू द सीक्वेंस, हाउ विल वी गो.
We will do cell cycle, then we will move to the fourth unit, plant physiology. We'll finish it, then we will do the remaining chapters, and then we will do the fifth unit, new human physiology part. Human physiology is kind of easy to understand because we have seen everything, observed everything. Okay, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. तो ये रही जी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की पीपीटी, जो आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी. नहीं मिली तो प्लीज मुझे मैसेज करते रहना ताकि मुझे दिखते रहेगा. ओके, अब देखो सेल साइकिल में क्या. अब हमने सेल का एक ओवरव्यू ले लिया कि हाँ भाई सेल दिखता ऐसे है, ठीक है. सेल के ये ऑर्गेनली है. इसमें से कौन से ऑर्गेनली डिवीजन के टाइम पे वर्क करेंगे. जैसे न्यूक्लियस को काम करना पड़ेगा, है ना. सेंट्रियोल्स जो मैंने बताया, सेंट्री स्क्रीन क्या वो नहीं दिख रहा क्या? यस सर, विजिबल. विजिबल ना, विजिबल ही होना चाहिए. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमने सेल का देख लिया कि हाँ जी, अब सेल जब डिवाइड होगा हमें ये पता है कि माइटोसिस मियोसिस, वी नो दैट. हाँ भाई, जब किसी चीज की ग्रोथ हो रही होती है, अगर जैसे हमारी ग्रोथ हुई, हम छोटे थे अभी हम बड़े हो गए, तो वो ग्रोथ कैसे हो रही है? वो हो रही है माइटोसिस की वजह से, है ना. वो हो रही है माइटोसिस की वजह से. कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, जैसे मेरिस्टेमेटिक रीजन जो प्लांट्स में होता है, वहां पे कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन होता है? सर इट इज नॉट विजिबल टू मी. व्हाई इज इट नॉट विजिबल टू यू? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एक बार डिस्कनेक्ट करो, देन कनेक्ट करो. रीशेयर इट. किसी को भी सेल साइकिल की वी नहीं दिख रही है? सर हमें दिख रही है स्क्रीन. सर मुझे भी दिख रही है. प्रत्युष को दिख रही है. और किसको दिख रही है भाई? आवाज करके बोलो, थोड़ी बोल भी लिया करो. कितना लिखोगे? सर मुझे भी दिख रही है. मुझे दिख रहा है. इट्स विजिबल. महक को भी दिख रहा है. सब विजिबल है. विजिबल सर. हाँ जी अथर्व, तुम देखना चाह रहे हो कि नहीं? कहीं खिड़की के बाहर देख रहा हो? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. अथर्व क्या हुआ? दिख रहा है? ओके सर, आई विल डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट अगेन. हाँ, गायब मत हो जाना. डिस्कनेक्ट करके गायब ही हो जाए. हाँ चल, मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, तो आराम से कट करके आते रहा. इंतजार कर रहे हैं हम. आंखें बंद होगी, वही मुझे लग रहा. सर दिख नहीं रहा, आंखें बंद क्यों? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर. चलो वो आ रहा है जब तक, आई होप वो आ रहा है. तब तक हम सिर्फ एक रिवीजन ले लेते हैं. रिवीजन मतलब कि क्या होने वाला है सेल साइकिल में. तो एज वी नो, देखो कि जब एक मेरिस्टेमेटिक रीजन जब होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन प्लांट्स में आपको पता है ना, वहां पर क्या होता है? कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा होता है. क्या होता है? क्या हो रहा होता है? कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा होता है. अब कंटिन्यूअस डिवीजन होने के लिए वहां पे कौन से टाइप का डिवीजन हो रहा होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? विच टाइप ऑफ डिवीजन इज टेकिंग प्लेस? माइटोसिस, मियोसिस? मेरिस्टेमेटिक रीजन में कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन आपको लग रहा है होता होगा? टू आंसर्स, थ्री आंसर्स, 4, 5, 6. And where does meiosis takes place? Then everyone is writing mitosis in meristematic region. That is correct. That is correct. But then where does meiosis takes place? During reproduction. Yes. What happens is, देखो, जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं इनको जर्म सेल्स बोलते हैं. गेमीट इज इन प्लांट्स. हमारे में जो स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स होते हैं इनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं. And there are two types of cells. One is somatic cells and germ cells. ठीक है, only two types of cells. One is somatic cells and the other is germ cells. Okay. So what happens is जो somatic cells होते हैं, तो जो हमारे मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट के सेल्स को छोड़ के बॉडी में जितने सेल्स हैं सारे सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स. ओके. तो सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है, सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है वो हमेशा कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन. यस सर, आ गए आप? विजिबल है कि नहीं मिस्टर अथर्व? यस सर. विजिबल है? हाँ सर, है विजिबल.
ओके गुड। चलो तो हम क्या बोल रहे थे, फिर से तुमने मुझे गायब कर दिया। क्या बोल रहा था मैं, बताओ। सर सोमैटिक सेल्स में हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है। हाँ ओके हाँ, तो हम बात कर रहे थे दो टाइप ऑफ सेल, हमारे ह्यूमंस की बात मैं कर रहा हूँ, ह्यूमंस एंड प्लांट्स ऑल एज वेल। तो वन इज द सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, एक्सेप्ट जो गेमीट्स के जो सेल्स है हमारे, मेल गेमीट फीमेल गेमीट, स्पर्म्स एंड एग, इनके सेल्स को छोड़ के बाकी जितने सेल्स हमारी बॉडी में, बीट इन योर हैंड, लेग, माउथ, इंटेस्टाइन, जितने भी सेल्स हैं, एवरी अदर सेल इज कॉल्ड एज द सोमैटिक सेल। एंड हर सोमैटिक सेल में क्या होता है, कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन होता है, इट इज ऑलवेज mitotic division, and only in the germ cells, only in the gamete बनाने वाले cells, वहां पर कौन सा division होगा, meiosis होगा। Reason definitely we all know, ठीक है, mitotic division is 2n से 2n बनना, there is no 2n से n, okay, that is sure, confirm है ये चीज, है ना, हमें इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। Mitotic division is equational division, only एक का दो हो जाएगा, दो का चार हो जाएगा, ठीक है, but there is no reductional division, there is no reduction of number of chromosomes, क्रोमोसोम में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, ओनली जो चेंज होने वाला है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में बन जाएगा, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में बन जाएगा, दैट इज व्हाट माइटोसिस इज। एंड द अदर थिंग इज मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होने वाला है, हम पहले तो बोल रहे हैं कि कहाँ पे होगा, ओनली ऑन द जर्म सेल्स, ओनली ऑन द गैमीट्स बनाने वाले सेल्स, तो इट इज अवर स्पर्म एंड एग, ओके, तो यहाँ पे होने वाला है। So what happens is they undergo a special type of cell division which is called as meiosis. What is the need for meiosis? Why not mitosis is happening there? क्या कोई बता सकता है? लिखना मत, बड़ा आंसर होता है तो प्लीज लिखो मत, अनम्यूट करो और बोल दो, और सारे एक साथ मत बोलने लग जाना। सर बोलो। बोलो अथर्व, बोलो। सर माइटोसिस इसलिए होता है क्योंकि अगर 2n और 2n फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंबाइन होंगे तो 4n बन जाएगा। ऐसे करते करते क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ते ही जाएगा, पर हमें उस क्रोमोसोम के अमाउंट को कांस्टेंट रखना है, इसलिए वो दो पार्ट में डिवाइड होके वापस 2n बन जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो फिर कौन सा होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे? सर ये 2n मिटोसिस होगा ना, मायोसिस होगा। मियोसिस। सर रुको, मियोसिस होगा, कंफ्यूज मत हो, मियोसिस ही होगा, ठीक है। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। मैंने कैसे याद किया है इसको, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है आपके एज के लिए। मियोसिस, माइटोसिस, मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा माइटोसिस ही होता है। मियोसिस बस याद रखें, जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तब मियोसिस होगा, बाकी एवरी टाइम माइटोसिस विल टेक प्लेस। हमारे को चोट लग गई तो वहां पर जो सेल्स नए बनने वाले हैं वो कौन से होंगे, कैसे आएंगे, माइटोसिस की वजह से आएंगे। प्लांट हो गया, प्लांट इज लाइफ लॉन्ग ग्रो करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं, लाइफ लॉन्ग ग्रो करता रहता है। तो उसमें कौन से सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में कौन सा सेल कैसे सेल डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, अगर पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल दोनों 2n ही होगी, डॉटर सेल दोनों 2n ही होगी, वो या कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी। सेम गोज विद मियोसिस। मियोसिस में थोड़ा चेंज क्या होगा, देखो मियोसिस में अगर एक सेल है, ठीक है, तो अगर वो 2n है तो वो आफ्टर मियोसिस इट विल फॉर्म 4 सेल्स। हाँ, ये चीज भी याद रखना, जब कैसे होगा वो सब हम पढ़ने वाले हैं, अगर अभी आपको नहीं क्लिक कर रहा ना तो आगे करेगा। जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसमें सिर्फ हमें 2 डॉटर न्यूक्लियस मिलते हैं, 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। मतलब अगर हमने 2n से स्टार्ट किया तो हमें 2 2n के डॉटर सेल्स मिलेंगे माइटोसिस में। अभी हम मियोसिस देखते हैं। मियोसिस में अगर एक 2n सेल इज अंडरगोइंग अ मियोसिस तो इट विल फॉर्म 4n मतलब 4 डॉटर सेल बनाएगा वो। समझ में आई बात? माइटोसिस 2 बनाएगा एंड मियोसिस 4 बनाएगा, बट हैप्लॉइड कर देगा उसको, करेक्ट है, उसको हैप्लॉइड कर देगा, 2n से उसको n कर देगा, बट वो 4 बनाएगा। एंड यहाँ पे माइटोसिस में 2 ही होंगे, 2n ही होगा एंड 2 ही डॉटर न्यूक्लियर बनेंगे, बट वो दोनों 2n ही होंगे। ये कैसा होता है देखो, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसके। एक अगर आपको पता चल गया ना, डिफरेंट फेजेस होते हैं इनमें, अगर हमको एक भी फेज माइटोसिस अगर हमें समझ में आ गया ना तो मियोसिस इज वेरी सिंपल,
ठीक है। मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज वहाँ पे ओवरलैपिंग वगैरह होता है, वो हम चीज देखेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इसको, एंड अब जितना खत्म होता है उतना खत्म होता है, कोई हमें हरी नहीं है। तो सेल साइकिल देखेंगे। सेल साइकिल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइज अदर सेल एलिमेंट्स एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। करेक्ट है ना, कि सेल साइकिल में ऐसा नहीं हो रहा कि भाई सिर्फ सेल डिवाइड कर जा रहा है, नहीं भाई, उसका जो न्यूक्लियस है वो भी दो बनेंगे, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी दो बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी दो बनेंगे, हर चीज इक्वली डिवाइड होगी, अच्छे से पूरा बंटवारा होगा उन दोनों में। ठीक है, फिर वो दो हर एक डॉटर न्यूक्लियाई में वो सेम चीज प्रेजेंट होगी। इसमें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसमें भी होगा, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है तो इसमें भी होगा। तो ये चीज होता है सेल साइकिल, ये एग्जैक्ट डिवीजन होना होता है इसमें। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। ठीक है, इसमें क्या जनरेशन टाइम मतलब duration of time cell cycle, that is period between two successive cell division is called as generation time. पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, जैसे अभी एक सेल डिवाइड हुआ, उसके बाद ये सेल ग्रो करा, नया सेल आया, तो ये जो बीच का जो पीरियड है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। सर एक सेल में दो न्यूक्लियस कैसे आते हैं? हो जाते हैं यार, वो जब हम पढ़ेंगे ना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तब वहां पर हम देखते हैं इसमें डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपने देखा होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन एक कंसेप्ट है, अभी के लिए सिर्फ कंसेप्ट का नाम दे रहा हूँ, इसको गूगल कर लेना अगर पढ़ना हो तो, बाकी जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेल में दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, कैसे होता है उसमें देखो, मैं भी बताता हूँ कैसे होता है, जब इसी चैप्टर में बता दूंगा कैसे होता है। वो होता क्या है कि देखो, अगर जैसे सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये सेल डिवाइड कर रहा है, ये सेल ऐसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हो गया ऐसे नहीं करता जैसे मैंने बनाया, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब डिवाइड होगा, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर सारे यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया और एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, यहाँ इसके ऑर्गेनेली सारे यहाँ पर आ गए, इसके ऑर्गेनेली यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो जो सेल डिवीजन में दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी अंदर का जो मटेरियल है उसका डिवीजन है। साइटोकाइनेसिस मतलब पूरे सेल का डिवीजन, सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना। कैरियोकाइनेसिस मतलब हर चीज की कॉपी बनना, न्यूक्लियस के दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो, वो सब चीज न्यूक्लियस की कॉपी, डीएनए की कॉपी, इस कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटोप्लाज्म में पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करना। तो इसमें क्या होता है, जिन सेल में दो न्यूक्लियाई रह जाते हैं ना, जैसे इसमें दो न्यूक्लियाई बने, ठीक है, इसको ध्यान से सुनो, इसमें जैसे दो न्यूक्लियाई बने, स्पेलिंग नीचे लिखी हुई है भैया, नीचे लिखी हुई, डोंट वरी, स्पेलिंग है। इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना, अब क्या होना है, चलो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब साइटोकाइनेसिस, अब साइटोप्लाज्म को यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर नॉर्मल प्रोसेस होता ना तो इसके बाद नेक्स्ट ये सेल, नेक्स्ट कैसा दिखता, ये एक सेल बन जाता और ये एक सेल बन जाता है अगले नेक्स्ट स्टेप में। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो यहाँ पे भी कहते हैं कौन सा स्टेप हुआ, यहाँ पे जो स्टेप हुआ इसको हम बोल देते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म का काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म जैसे ये एक था, इसके अंदर सब डिवीजन हो गया, अब ये ऐसे कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा, ऐसे यहाँ पे वो हो जाएगा, कॉन्ट्रेडिक्शन आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये दो सेल, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस। बट कभी कभी ये वाला स्टेप ही नहीं होता किसी सेल में, साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है। अगर किसी में सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो अब बताओ ना उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे। अगर किसी सेल में साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, ऑफ कोर्स दो न्यूक्लियस होंगे, है ना। तो ऐसे करके हमें वो दो न्यूक्लियस वाले मिल जाते हैं, तो इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। अभी ये जनरेशन टाइम डिपेंड करता है, देखो यार कि बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, ई कोलाई अगर आपने देखा होगा ना, ई कोलाई 20 मिनट में भी डिवाइड कर जाता है। हमारे जो एपिथेलियल सेल होते हैं इंटेस्टाइन्स के, इंटेस्टाइनल लाइनिंग के, इंटेस्टाइन के जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, तो वो हर 8 से 10 मिनट के उसके सेल की लाइफ होती है, 8 से 10 मिनट बाद वो सेल साइकिल रिपीट करता है। हमारे जो बाकी ह्यूमन सेल, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो 24 घंटे में चेंज हो जाते हैं। मतलब जो सेल आज प्रोड्यूस हुआ है, मतलब अभी जैसे टाइम हुआ है 3:23 में, मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल हुए होंगे, बट कोई एक को हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लो मेरे इस हाथ में कोई एक सेल था जिसने अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है, वो तो वो कल इसी टाइम पे वो अपनी लाइफ खत्म करेगा एंड फिर एक नया बन जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे लेता है वो पूरा सेल साइकिल अपनी खत्म करने में। तो उसके सेल साइकिल में वो क्या, पहले तो बनेगा, सबसे पहले वो सेल बनेगा,
ठीक है, 2 डॉटर सेल बन गए। अब वो दोनों डॉटर सेल इंडिविजुअली अपनी लाइफ जीते हैं। तो एक डॉटर सेल, सबसे पहले तो डॉटर है तो डॉटर बड़ी होगी पहले, तो सबसे पहले उसने साइज बड़ा करेगी, ठीक है। तो अगर डॉटर है तो दोनों सेल्स हैं वो साइज में पहले ग्रो करेंगे, मतलब मैच्योर होंगे सबसे पहले बिफोर अंडरगोइंग डिवीजन खुद से ना। तो पहले 24 घंटे, वो 24 घंटे नहीं, उसमें से मैक्सिमम 80 to 90% टाइम जो होता है, बिकॉज देखो सेल डिवीजन 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है, माइटोसिस 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है। तो और फिर हम 24 घंटे की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो कम से कम 22 से 23 घंटे वो ग्रो करने लगता है, सेल ग्रो करता है, मतलब आज छोटा है, फिर बड़ा 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 होते हुए उसके सारे ऑर्गेनेलीज बड़े होते हैं, सब बड़ा होता है, और फिर वो जाके एंड ऑफ द डे 24 घंटे बाद वो नया डिवीजन में चले जाता है, डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर न्यूक्लियर सेल्स फिर से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ अ सेल वी आर स्टडीइंग, उसके ऊपर वेरी करता है। ओके सर, फिर सेल की एक्टिविटी में चेंजेस नहीं आता 2 न्यूक्लियस की वजह से? चेंजेस नहीं आता वैसे तो देखा जाए तो, यस, अबनॉर्मलिटी नहीं बोलते हैं उसको, बिकॉज होते हैं सेल्स 2 न्यूक्लियस, क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बात वो है, क्रोमोसोम का ऊपर नीचे होने से अबनॉर्मलिटी या फिर कुछ ना कुछ मेंटल रिटार्डेशन वगैरह कुछ आता है। ये ह्यूमंस के केस में इतना नहीं होता है, जो न्यूक्लियस वाली जो मैंने आपको बात बताई ना, 2 न्यूक्लियस, ह्यूमंस के केस में नहीं होता है, प्लांट्स के केस में ज्यादा होता है 2 न्यूक्लियस एक के अंदर होना, ह्यूमंस के केस में नहीं होता है। ऑफ कोर्स अब ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली आएगा यार, अगर आपके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं तो 2 न्यूक्लियस मतलब अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल, तो एक सेल के अंदर 2 जेनेटिक मटेरियल। फिर अगर ये पर्टिकुलर सेल अगर डिवाइड करने चला गया, मान लो ये पर्टिकुलर सेल अगर जर्म सेल निकला तो और इश्यूज होंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में उतना नहीं होता है, ठीक है, बट एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं मसल सेल्स में तो होते हैं ना, क्या होते हैं मसल सेल्स में? सर 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई। ऐसा आपने कहीं पढ़ा है? हाँ सर, 9th में तो पढ़ाया था। 9th में पढ़ाया था? हाँ सर। मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, आई डाउट दैट, आप भी मुझे कंफर्म करके बता देना अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। चलो अभी मेन इंपॉर्टेंट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है वो है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। हम देखेंगे कौन कौन से फेजेस से एक सेल साइकिल निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स डेफिनेटली हम पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का इतना कुछ होता नहीं, नॉर्मली डिवाइड कर जाता है वो। देखो यूकैरियोटिक सेल में देखो 2 फेज आते हैं, नंबर 1 इज द इंटरफेज एंड नंबर 2 इज द एम फेज। एम फेज और द माइटोटिक फेज या फिर मियोटिक फेज, इसको जो भी बोलोगे आप, ठीक है। एम फेज इसको बोलते हैं, माइटोटिक, हम माइटोसिस को मेन लेके चल रहे हैं अभी। तो इंटरफेस मतलब एक लॉन्ग अनडिवाइडिंग स्टेज, अनडिवाइडिंग स्टेज मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज डिवाइड नहीं कर रही, यहाँ पे कोई ऑर्गेनली डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल डबल नहीं हो रहा है, डीएनए डबल, क्रोमोसोम के डबल्स नहीं, कॉपी नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। बस भाई वो सेल, जैसे ही एक सेल है, एक पेरेंट सेल है और 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ये होता है ना, तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो गया, इसका पेरेंट सेल का साइटोकाइनेसिस हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया वो, तो ये दोनों डॉटर सेल कौन से फेज में एंटर करके? इंटरफेज में। ये दोनों डॉटर सेल कौन से फेज में एंटर करके? इंटरफेज में। अब इंटरफेज में ये लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रो करना है इनको, डॉटर सेल से मैच्योर सेल बनना है, डॉटर सेल से मैच्योर सेल बनना है इनको, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेज होता है? इंटरफेज। अब ये होंगे दोनों मैच्योर, ये वाली भी मैच्योर हो गई और ये वाली भी मैच्योर हो गए सेल दोनों। अब ये क्या, अब फिर ये कौन से स्टेज में एंटर करेंगे? अब इंटरफेस के अंदर 3 स्टेजेस आते हैं, वो हम देखेंगे, डोंट वरी, इतना आसान नहीं है कि वो ग्रो कर दिया तो हमने बोल दिया ग्रो करके, नहीं, 2-3 स्टेजेस होते हैं। एम फेज क्या होगा? मान लो मैच्योर हो गए दोनों, फिर वो कौन से स्टेज में एंटर करेंगे? फिर वो सेकंड स्टेज में एंटर करेंगे। सेकंड स्टेज का नाम क्या है भाई? सेकंड स्टेज का नाम क्या है? सेकंड स्टेज का नाम है एम फेज। सेकंड की स्टेज का नाम है एम फेज और माइटोटिक फेज। अब यहाँ पर प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस होने वाला है, यहाँ पे ना गेरी स्पेलिंग है बट ये टी की जगह आर है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर उसका सेल डिवीजन होने वाला है। यहाँ तक अभी तक तो उसने सिर्फ मैच्योर हुआ है वो सेल, है ना, सेल ग्रो कर लिया है, रेडी हो गया है, उसके बाद सबने उसने सब अपना रॉ मटेरियल, एटीपी, एनर्जी वगैरह सब उसने एक्यूमुलेट कर ली है कि हाँ भाई अब मुझे डिवाइड करना है, अब मुझे डिवाइड करना है। वो मोटिवेट कर रहा होता है खुद को कि हाँ अब मुझे डिवाइड होना है, अब मुझे अपने आप को डिवाइड करना है।
वो सब वो कब करता है? इंटरफेज में करता है। इंटरफेज इज लाइक एन इंटरवल फेज। इंटरवल फेज में वो अपना मस्त चिल करके रिलैक्स कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है दबा के, है ना। उसके बाद वो एम फेज में जैसे ही आता है, ये एक शॉर्टर पीरियड होता है। इंटरफेज एज आई हैव टोल्ड यू 80 to 90% 95% तक एक सेल की, मतलब 24 घंटे में से 95% इंटरफेस ही चल रहा है। सोचो 24 घंटे में हमारे जो सेल लेते हैं उसमें से 80 to 95% वो इंटरफेस में ही निकल जाता है, मतलब वो ग्रो करने में ही निकल जाता है उसका। ठीक है जी। उसके बाद वो एंटर करता है एम फेज में, माइटोटिक फेज में, जिस फेज में वापस क्या होने वाला है, बहुत सारी स्टेजेस होंगी और फिर अगेन ये वाला जो डॉटर थी वो अभी क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी और 2 नई डॉटर सेल्स बना देगी। तो ये होता है माइटोटिक फेज में, एम फेज में। ठीक है, तो आपको ये 2 फेजेस क्लियर है, इंटरफेज एंड एम फेज क्लियर है। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, इंटरफेज और एम फेज क्लियर है? इंटरफेज वो फेज इज द रेस्टिंग फेज जिसमें क्या होना है, सेल्स ग्रो करेंगे अपने साइज को, बस सेल्स ग्रो करेंगे और सब रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे कि ये हाँ भाई अभी अपने को कुछ तैयारी कर रहे हो, अभी उनको डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करेंगे थोड़े दिनों बाद, तो ये तैयारी कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये लेके आ, ये लेके आ, ये लेके आ, एटीपी ला, ये लेके आ, प्रोटीन लेके आ, न्यूट्रिशन लेके आ, ये सब लेके आ, तो सामान इकट्ठा कर रहा होता है इंटरफेज में सेल। और फिर जैसे उसके बाद सारा सामान वामान सब इकट्ठा हो जाता है, वो बोलता है चल भाई अब मैं तैयार हूं, अब मेरे को चलना चाहिए डिवाइड होने। फिर वो चला जाता है सेकंड स्टेज में जो है एम फेज। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखो कि एम फेज भी 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है और इंटरफेज 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, ये डायग्राम थोड़ा सा वो है यार, हेजी सा है, क्लियर नहीं है, बट आई होप कि दिख रहा होगा। अब देखो जी क्या हो रहा है, ये यहां से लेके पूरा ये देखो, यहां से लेके पूरा ये, ओनली दिस रीजन इज द एम फेज। एक येलो कलर दिख नहीं रहा ना, ये देखो दिस एंटायर सर्कल यहां से लेके पूरा यहां तक, ये कौन सा फेज है सर? ये है इंटरफेज। एज आई हैव टोल्ड यू 80 to 90% ऑफ दैट एंटायर सर्कल कौन ले रहा है? इंटरफेज। उसमें सेल क्या करने वाला भाई? सिर्फ सेल दबा के ग्रो करने वाला है। उसमें भी देखो 3 फेजेस आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम उसको, उसमें हमको 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहला इज G1 फेज, ये रहा G1 फेज। G1 फेज इज सेल ग्रोथ, G1 फेज इज सेल ग्रोथ की सेल दबा के इसमें ग्रो करेगा। ठीक है, G1 फेज इज सेल ग्रोथ, यहाँ पे सेल ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेज इज डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे क्या होना है, डीएनए की कॉपी बननी है, क्योंकि आगे चल के उसको माइटोटिक डिवीजन, उसको डिवाइड होना है, तो उसका डीएनए के भी 2 कॉपी होनी चाहिए ना, कि भाई एक डीएनए मेरा इस सेल दूसरे डॉटर सेल में चली जाए और एक मेरे पास ही रह जाए, है ना। तो उसको डीएनए को 2 कॉपी में बनाना होता है, ताकि एक कॉपी एक डॉटर में चली जाए और एक कॉपी एक डॉटर में चली जाए। पेरेंट तो गायब ही हो जाता है ना, जैसे ये अगर सेल है, अगर ये पेरेंट सेल है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 2 डीएनए चाहिए होंगे इसको, एक तो इस सेल को देने के लिए, इस डॉटर को देने के लिए, और एक इस डॉटर को देने के लिए। तो जो डीएनए सिंथेसिस होता है, जो डीएनए मल्टीप्लाई करता है, जो डीएनए अपनी कॉपी करता है, वो डीएनए की कॉपी कौन से फेज में होती है? सिंथेसिस फेज में। S stands for synthesis phase, and G stands for gap. Okay, G stands for gap. तो गैप वन स्टेज में क्या हो रही है? सेल ग्रोथ हो रही है, कि छोटा छोटा सेल है, अभी जस्ट पैदा हुआ है, वो दबा के अपनी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेज इज एस स्टेज इज सिंथेसिस स्टेज, डीएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो अपनी कॉपी बनाते हैं, डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एस फेज, सिंथेसिस फेज। कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। तो क्या बन रहा है भाई? डीएनए की कॉपी बन रही है, डीएनए की कॉपी बन रही है, ये जो हो जाता है इंटरफेज में। ठीक है, ये है एस फेज, ये भी इंटरफेज ही चल रहा है। इंटरफेज में 3 होते हैं, G1, S एंड G2। अब G2 है, G2 में क्या होना है भाई? फिर से सेल ग्रोथ होना है। सेल ग्रोथ क्यों? यहाँ पे डिवीजन हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये सारी चीजें, एनर्जी वगैरह, सारे अमाइनो एसिड्स, जो जो प्रोटीन्स इसको डिवीजन में लगने वाले हैं, वो सारे डिवीजन यहाँ पे वो G2 फेज में अक्यूमुलेट कर रहा होता है। जितना भी उसको मटेरियल रिक्वायर्ड होने वाला है ना माइटोसिस में, जो भी डिवीजन में, वो सारा रॉ मटेरियल वो अक्यूमुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इंटरफेस के 3 चीजें आपको समझ में आई है? इंटरफेस की 3 चीजें समझ में आई आपको? जल्दी बताओ, इंटरफेस की 3 चीजें समझ में आई? क्या मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ नाम लेके?
क्या मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ? चलो लेट्स ट्राई एंड आई वांट दैट पर्सन टू नॉट राइट द आंसर, वो आंसर बोले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो मैं पूछ लूंगा ये क्वेश्चन। चलो आकांक्षा आप बताओ। आकांक्षा, इंटरफेस के 3 स्टेजेस। अपने आप को अनम्यूट करके बोल रहे हो? या उसने मुझे म्यूट किया हुआ है क्या? आकांक्षा, आर यू देयर इन द क्लास? या कुछ और ही चल रहा है फोन, बस लेक्चर खोल दिया, यहाँ पे नाम दिख गया, आप कुछ और ही कर रहे हो? बाकी लोग हैं? मेरी आवाज तो आई होप सबको आ रही है ना? मेरी आवाज सबको आ रही है? तो एंड आकांक्षा इज नॉट आंसरिंग। ओके चलो, सोनाली हैंड रेस कर रही। सोनाली आप बता दो अनम्यूट करके, बस डोंट राइट इट डाउन, टाइम बहुत जाता है उसमें। So interface has three stage. The first is G1, in which cell growth takes place, or G1 is called as gap first, and then the second stage is DNA synthesis. इसमें DNA synthesize form the next stage, and then the next stage is G2 stage, in which cell growth takes place. ठीक है, तो ओके, तो मैं अभी क्या चीज बता रहा हूँ कि द स्टेजेस का नाम इज नॉट सेल ग्रोथ, स्टेजेस का नाम इज नॉट डीएनए सिंथेसिस, स्टेजेस का नाम इज नॉट सेल ग्रोथ। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्टेजेस का नाम इज G1 and S and G2. G stands for gap, gap 1. S stands for synthesis, synthesis. G2 stands for gap 2. Okay, तो अगर कोई आपसे स्टेजेस पूछे तो आपको G1, S and G2 बोलना है, ठीक है? करेक्ट है? ये चीज ध्यान रखना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। G1 में क्या हो रहा है भाई? G1 में सेल ग्रोथ हो रहा है। S में क्या हो रहा है सर? S में डीएनए है, जो डीएनए एस में क्या हो रहा है? जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, डीएनए की कॉपी हो रही है। किसी ने कुछ क्वेश्चन लिखा था सर, डिफरेंस बिटवीन G1 एंड G2। देखो G1 इज वेरी प्रिमिटिव स्टेज। देखो G1 में क्या हो रहा है, अभी अभी जस्ट एक G1 में कौन एंटर कर रहा है? देखो एक जो सेल है ना, एक सेल जैसे जैसे वो डिवाइड हुआ, एक पेरेंट सेल जैसे डिवाइड हुआ, तो ये जो दोनों डॉटर सेल है ये डायरेक्टली किस में एंटर कर गई? ये इंटरफेज में है, और ये भी इंटरफेज में, मतलब गैप 1 में एंटर कर रही है ये लोग दोनों। अब गैप 1 में एंटर करने पे, बिकॉज नाउ दे आर वेरी स्मॉल, तो सबसे पहले अपना एटलीस्ट ये लोग साइज बड़ा करेंगे ना, जैसे उसका न्यूक्लियस बड़ा करेंगे, उसका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बड़ा करेंगे, ताकि वो जब, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बड़ा क्यों करना है? बिकॉज सेल ग्रोथ के टाइम पे उसको एटीपी लगेगा, डिवीजन के टाइम पे, माइटोसिस के टाइम पे, तो वो एटीपी कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले तो उसको खुद का साइज बड़ा करना है, ताकि वो एटीपी वगैरह सब कुछ बना पाए। तो पहले G1 में अपना साइज बड़ा होता है, उसका सेल का साइज बड़ा होता है, ठीक है? अब एक बार साइज बड़ा हो गया, उसके बाद जो डीएनए है सेल न्यूक्लियस के अंदर, वो डीएनए सिंथेसिस होता है। क्या होता है? डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए बनता है, डीएनए की कॉपी बनती है। फिर थर्ड स्टेज G2 स्टेज में क्या होता है कि अब भाई सेल तो ग्रो हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अब वो क्या करता है, जितने भी उसके ऑर्गेनेलीज हैं सेल के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ER हो गया, है ना, इन सबको बोलता है कि हाँ भाई अब तुम जल्दी जल्दी तैयारी करो कि भाई सब सामान रेडी रखो, क्योंकि हमें माइटोसिस फेज में भी जाना है, हमें जल्दी से हमें डिवाइड होना है। तो तुम सारे रॉ मटेरियल, सारी एनर्जी और सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं सब तुम रेडी रखो। वो होता है G2 फेज में, ठीक है? तो यही डिफरेंस है G1 G2 में, गैप 1 एंड गैप 2 स्टेजेस में, ठीक है जी?
कुछ सेल, एक चीज और ध्यान रखना, कुछ सेल क्या होते हैं, गैप G1 में तो सभी लोग एंटर करेंगे, G1 में तो सभी लोग एंटर करेंगे ना। जैसे ही एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 सेल में बन जाता है ना, जैसे ही एक पेरेंट सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो G1 फेज में एंटर कर जाता है दोनों सेल। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी में जिनको इतने रिपीटेडली चेंज होने की जरूरत नहीं है, जो हार्ट सेल्स होते हैं, जो हार्ट सेल्स होते हैं ना, अब हार्ट सेल्स को जल्दी जल्दी ऐसे उनका वेयर एंड टियर उतना नहीं होता जितना हमारे इंटेस्टिनल सेल्स का होता है ना, हार्ट सेल्स का उतना नहीं होता है। तो क्या है इसका रीजन, जैसे जो हार्ट सेल्स हैं वहां पे सेल चेंज करने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर जो सेल होते हैं G1 स्टेज से S स्टेज में नहीं जाते। ध्यान से सुनो, अगर उस पर्टिकुलर सेल को अभी नेक्स्ट स्टेज में, मतलब उस सेल को डिवाइड नहीं होना, इतना याद रखो कि उस सेल को अभी डिवाइड नहीं होना। बिकॉज क्यों डिवाइड नहीं होना, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स हैं वहां पे, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतनी भीड़ क्यों करें वहां पर, रिक्वायरमेंट ही नहीं है हार्ट सेल के पास। तो ये क्या करता है, ये जो सेल G1 में तो सब एंटर करेंगे, तो वो G1 से S फेज में नहीं जाता। अगर वो S फेज में चला गया तो उसको भाई पूरी साइकिल खत्म करनी पड़ेगी, फिर तो वो डिवाइड होगा ही, बिकॉज उसके पास डीएनए डबल हो गया ना, उसका डीएनए डबल हो गया। तो वो क्या करता है, G1 से निकल के डायरेक्ट G0 फेज में चला जाता है, G0। ठीक है सर, समझ में आई ये बात। G1 फेज में होता है वो, G1 फेज में सब आएंगे। अब कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको अभी के राइट नाउ, मतलब तुरंत ही उनको डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, उनको तभी डिवाइड होना जब उनकी जरूरत पड़ेगी पीछे से, जब उनको कोई बुलाएगा कि हाँ भाई आजा तेरी जरूरत पड़ रही है जल्दी आ, तब वो जाके सिंथेसिस फेज में जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सेल्स नहीं, हार्ट सेल्स के अराउंड सेल्स होते हैं जो, वो क्या करेंगे, G1 स्टेज से S स्टेज में नहीं जाके वो बाहर निकल जाएंगे साइकिल से और G0 स्टेज में आ जाएंगे, G0 स्टेज में आ जाएंगे, जहां G0 स्टेज इज अ रेस्टिंग स्टेज, वो आराम से चिल मारेगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, वो सेल बढ़िया मस्त ग्रो होता रहेगा, सेल साइज में बड़ा होता रहेगा बस। ठीक है, उतना ही होता है। फिर वो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर वो G0 से डायरेक्ट सिंथेसिस में आ जाएगा, फिर वो G2 में आएगा, फिर उसका माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। करेक्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, तो प्रत्युष बताओ मुझे कि G0 फेज क्या होता है। प्रत्युष मुझे बताओ कि G0 फेज क्या होता है। प्रत्युष प्रत्युष प्रत्युष, क्या आप हैं यहाँ? आप लोगों को आवाज आ रही है? कौन कौन है यहाँ पे? I'm here, sir. You are here, but where is Pratyush? चलो साहिल तुम बता दो, G0 फेज में क्या होता है? कोई G0 फेज में एंटर क्यों करता है? अब ऐसा क्या कर रहे हो कि आप लोग बोल ही नहीं पा रहे हो? यू वांट टू राइट डाउन? वो ज्यादा इजी है क्या आप लोगों के लिए? घर पे कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्या? दिस इज जस्ट टू चेक कि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, नथिंग एल्स। सर प्रत्युष ने टेलीग्राम पे मैसेज भेजा है कि द इंटरनेट इज फ्लक्चुएटिंग। इंटरनेट इज फ्लक्चुएटिंग, तो प्रत्युष अभी आप हो? प्रत्युष का अभी जस्ट मैसेज आया। प्रत्युष आर यू देयर? बीच में गया था। sore throat can't speak but please message। यही आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं यार साहिल, तुम अनम्यूट तो करो अपने आप को। देखो चलो साहिल को मैं अनम्यूट करता हूँ। नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता शायद यहाँ से।
चलो जो भी है, क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं। सर कैन आई पुट, व्हाट डू यू वांट टू पुट महक? हाँ बोल दो, बोल रहे हो कि लिख रहे हो? ओ महक का तो सोर थ्रोट है ना। हाँ तो लिख दो, चलो महक लिख रही है आंसर। महक लिख रही है, जयदीप तू भी लिख रहा है? आई एम वेटिंग फॉर महक्स आंसर बिकॉज उसने कहा है कि वो आंसर लिख रही है। सर हेलो सर। हेलो। सर जी नोट को एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। तुम गायब थे क्या जी नॉट में? हाँ सर। ओके, मैक ने आंसर लिखा है कि व्हेन एनी सेल अटेन्स मैच्योरिटी एंड डोंट अटेंड G1 और G2 फेज। G1 और G2 फेज नो, G1 में तो वो जाएगा, G1 फेज से वो एग्जिट लेता है, ये चीज याद रखना है। इट ऑलवेज टेक्स एन एग्जिट फ्रॉम G2, सॉरी G1। ओके सो आई विल जस्ट रिपीट द G0 वाला थिंग। व्हाट हैपेंस इज, हमारे सारे सेल्स को कंटिन्यूस रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। जो जो सेल जहां जहां पे ज्यादा डैमेज होता है, मसल सेल्स हो गया, ठीक है, हमारे हैंड्स के हो गए, लेग्स के हो गए, इंटेस्टाइन के हो गए, स्टमक के हो गए, सिर्फ यही ऐसे सेल्स है जिनको कंटिन्यूस चेंजेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, आप देखो ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको कंटिन्यूसली डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बहुत सारे प्रेजेंट है। बट जैसे ही वहां पे कुछ डैमेज होता है, जैसे ही वहां पे किसी सेल को कुछ डैमेज होता है और उस सेल को रिप्लेस करना होता है, तब किसी सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो क्या होता है देखो, जैसे ही एक किसी पर्टिकुलर सेल ने डिवाइड किया, जैसे ही किसी पर्टिकुलर सेल ने डिवाइड किया, दो डॉटर सेल्स बन गए, एक ये रहा और एक ये रहा। अब जैसे ही ये सेल यहां से डिवाइड हुआ, मतलब इसने अभी जस्ट क्या खत्म किया, साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन, मतलब साइटोप्लाज्म जस्ट अभी डिवाइड हुआ है। तो साइटोकाइनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, G1। तो डायरेक्टली G1 फेज में एंटर करेंगे। तो ये दोनों अभी किस में है, ये दोनों अभी G1 फेज में है, ये दोनों अभी G1 फेज में है। तो क्या होता है, मान लो ये अब ये जो सेल है इसकी जरूरत नहीं है आगे, इसकी जरूरत नहीं है अभी आगे, तो इसको सिंथेसिस फेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सिंथेसिस फेज में जाके माइटोसिस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर इसको ये पूरा पार्ट स्किप करना है, फिर थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है, तो ये जो सेल है ये चला जाता है कौन से स्टेज में, ये चला जाता है G0 स्टेज में। G0 या फिर G0 इसको हम बोल सकते हैं, G0 फेज में चला जाता है। यहां पर जाने के बाद क्या होता है कि वो सेल आराम से चिल करता है, रिलैक्स करता है, बैठा रहता है, जब तक उसको कॉल नहीं आता कि भाई तू आजा, तेरी कमी हो रही है, तू जल्दी आ, दौड़ते हुए आ। तो जब तक वो यहाँ पर चिल कर रहा होता है। समझ में आई बात? रेस्टिंग स्टेज मान लो इसको। करेक्ट है? तो मेरा आंसर सही था ना? कौन है ये? जयदीप। When any cell do not want to attend mitosis, it enter G0 phase. हाँ आप बोल सकते हैं, यस। किसी सेल को अगर आगे जाके डिवाइड नहीं होना है तो वो G0 फेज में चला जाता है। करेक्ट सर पर ये जी नोट फेज तो बस 24 आवर्स के लिए होगा ना? अरे 24 आवर में तो ये पूरी साइकिल खत्म हो जाती है। हाँ वही, मतलब थोड़े स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा ना? दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। मेरा इरेजर हैंग हो गया तुम्हारे क्वेश्चन की वजह से। एक मिनट, 24 आवर के लिए नहीं होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट यार, एज पर द रिक्वायरमेंट। तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ दिया तो वहां पे सेल को चेंज करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो उसी टाइम पे होगा। ठीक है? ठीक है सर। समझ गए ना? अब यार मेरा इरेजर हैंग कर रहा है, रुको इसको साफ करने दो। ठीक है, अब ये चीज नहीं भूलेगा तू कभी। हाँ जी जदीद, सही था आपका आंसर, G1। प्रतीक तुमने जीवन को काफी एफर्ट्स डाले हैं जीवन लिखने में। GEEVAN, जी और 1 लिख देता है यार, से सबको घुसना पड़ता है। हाँ भाई G1 में तो सब एंटर करते ही हैं, G1 से एग्जिट लेते हैं, ये याद रखना। G1 से
G1 से एग्जिट लेके G0 में जाते हैं। करेक्ट है? चले नेक्स्ट। कहाँ थे हम? यहाँ थे। इंटरफेस हमने देख लिया। इंटरफेस यानी ये वाला स्टेज जिसमें कौन से 3 पार्ट हैं। G1 जहाँ पे सेल ग्रो करेगा, डीएनए सिंथेसिस जहाँ पे डीएनए बनेगा, डीएनए कॉपी होगा, एंड थर्ड स्टेज इज G2 स्टेज जहाँ पे सेल सारे मटेरियल अक्यूमुलेट करेगा जो उसको माइटोसिस के टाइम पे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। ये इंटरफेस पे हो गया। फिर आ जाता है हमारा एम फेज। एम फेज इज माइटोसिस फेज। दिस इज द एक्चुअल फेज। दिस ओनली टेक्स प्लेस फॉर 1 to 2 आवर। 2 आवर भी बहुत हो गया। 1 आवर के अंदर ही जो डिवीजन होना होता है ये खत्म हो जाता है। बाकी 23 से 22 आवर्स कौन ले लेता है? इंटरफेस ले लेता है। ठीक है, तो इस एम फेज को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी प्रॉपर जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एम फेज में हो रहा है। तो सेल डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस। मतलब सेल यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। एंड साइटोकाइनेसिस होता है सबसे आखिरी स्टेज, जिसमें कि अभी जैसे ये एक सेल है, एक बड़ा सेल है, ठीक है, अभी इसमें डिवीजन होके यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया। अभी तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, बट कैरियोकाइनेसिस इज फिनिश्ड। कैरियोकाइनेसिस फिनिश्ड क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियस का डिवाइड होना इज कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस फिनिश्ड, बट इज द सेल डिवीजन फिनिश्ड? नो, सेल डिवीजन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज जो लास्ट स्टेज है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, क्या होता है देखो, एनिमल सेल्स में क्या होगा कि ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, ऐसे एक अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, सेम चीज दूसरी तरफ एक कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा। ठीक है, धीरे धीरे करते करते जो फाइनल स्टेज होगी क्या होगी, एक ऊपर सेल निकल जाएगा और ये पूरा कॉन्स्ट्रिक्शन बीच में से आके 2 अलग अलग सेल्स बना देंगे। ठीक है, तो ये होता है साइटोकाइनेसिस की साइटोप्लाज्म का कट होना। ठीक है, साइटोप्लाज्म का कट होना, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आपको एक ओवरऑल एक इमेज बनी कि सेल साइकिल कैसे होने वाली है। स्टार्ट कैसे होगी? इंटरफेस से स्टार्ट होगी। जैसे ही 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाती है, जैसे ही एक डॉटर न्यूक्लियस बन जाती है, ठीक है, वो कौन से फेज में एंटर करेगी? वो G1 फेज में एंटर करेगी। अब G1 फेज में वो सेल क्या करने वाला है? G1 फेज में सेल ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे ही सेल थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएगा फिर वो S फेज में यानी डीएनए सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसाइज करेगा, डीएनए कॉपी करेगा। ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो दैट इज एस फेज। फिर थर्ड स्टेज होती है इंटरफेस की G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होने वाला है? वो सारे मटेरियल्स एक्यूमुलेट करेगा जो उसको माइटोसिस में लगने वाले हैं। ठीक है, फिर वो एंटर करता है एम फेज में। एम फेज में भी 4 स्टेजेस आते हैं, वो देखेंगे हम आगे कौन कौन से होते हैं। एम फेज खत्म करने के बाद एम फेज के 4 स्टेजेस में क्या खत्म हो जाता है? हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ये एक न्यूक्लियस रहा, ये एक न्यूक्लियस रहा। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो इज एवरी टाइम न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, बट एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो सेल को भी डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवाइड, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जैसे ही हो जाता है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। फिर ये दोनों सेल कौन से स्टेज में एंटर करेंगे? ये बताओ जल्दी, ये दोनों सेल्स कौन से स्टेज में एंटर करेंगे? एक्सट्रीमली रॉन्ग आंसर, अथर्व। सर आपने G1 के बाद का ही पूछा था ना? एक्सटी तो कुछ है ही नहीं यार जयदीप। एक्सट्रीमली रॉन्ग, डबल एक्सट्रीमली रॉन्ग। G1 वेरी गुड, सानिका वेरी गुड, सोनाली वेरी गुड, साहिल वेरी गुड। बाकी सो जाओ जाके, क्या कर रहे हो? इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो मेरी। सर हमें लगा अभी भी डिवीजन बाकी है, डिवीजन का कोई स्टेज होगा। आप नए सेल्स की बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था। तो साइकिल देखो ना भाई, ये सर्कल खत्म हो गया ना, सर्कल खत्म हो मतलब साइकिल खत्म। फिर आंसर कहां से आ गया? हाँ, कुछ भी के नहीं मारने। आई होप अभी मैंने सबको आंसर नहीं किया था। जिसने भी किया था। चलो ये देखो, साइकिल खत्म हो गई है। अभी किसी को साइकिल में कोई भी डाउट है, अगर 0.1% का भी डाउट है, अभी पूछ लो, अभी टाइम है, जल्दी। अथर्व, कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं था, पर क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया था। चलो ठीक है, मतलब अभी ये तो समझ में आ गया ना, वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है थोड़ा टाइम, ऑलरेडी हमने लेट स्टार्ट किया था, आई विल नॉट टेक ज्यादा टाइम, डोंट वरी। साइटोकाइनेसिस समझ में आ गया, साइटोकाइनेसिस समझ में आ गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, काइरोकाइनेसिस समझ में आ गया, न्यूक्लियस का डिवीजन, इंटरफेज यानी जो बीच का पीरियड होता है, सबसे 80 to 90% टाइम यही खा जाता है पूरा। ठीक है, इंटरफेस को डिटेल में यहां पर समझाया गया है। सब चीज हमने डिस्कस कर ली है, जल्दी जल्दी रीड करेंगे इसको। इंटरफेस एटलीस्ट खत्म कर देते हैं। देखो, इंटरफेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अ न्यूली फॉर्म्ड सेल एंड इट्स न्यूक्लियस अंडरगो टू बिकम फिट फॉर डिवीजन। ठीक है, वो अपने आप को रेडी कर रहा होता है, अपने आप को ग्रो करता है, फिट बनाता है अपने आप को, ताकि वो न्यूक्लियर डिवीजन कर पाए, ताकि वो माइटोसिस कर पाए। ठीक है जी, वो कब होता है, कौन से स्टेज में होता है, इंटरफेज में होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इंटरफेज इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ। इंटेंस सिंथेसिस मतलब वो दबा के सिंथेसाइज करेगा, अपने ऑर्गेनलीज को ग्रो करेगा, अपने सेल का साइज बढ़ाएगा, ऑर्गन्स का साइज बढ़ाएगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो वो सारा चीज कहाँ पे होने वाला है, इंटरफेज में होने वाला है। द इंटरफेज लास्ट फॉर 10 to 20 hours and takes around 75 to 99% of the entire generation time। ठीक है, इतना वेरिएशन क्यों लिखा है, बिकॉज इट वेरीज अलॉन्ग, मतलब एटलीस्ट 80 to 90% आप सेफली लिख सकते हो, 80 to 90%। ठीक है, आराम से वो खा जाता है। कौन खा जाता है, 80 to 90% टाइम कौन खा जाता है, इंटरफेस खा जाता है। ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। अब इंटरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमने देखा था। तो नंबर 1 इज जी फेज, G1 है यहाँ पे, सॉरी 1 होगा, G1 फेज और गैप 1 फेज। अब गैप 1 स्टेज में क्या होता है, देखो, इट इज अ स्टेज ऑफ इनिशियल ग्रोथ ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड सेल। भाई सेल अभी अभी जस्ट बन के आया है, अभी अभी वो डॉटर सेल्स बने हैं पेरेंट सेल से। तो अभी क्या करेंगे वो, फर्स्ट थिंग तो अपने आप को ग्रो करेगी। द सेल कैरीज एन एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, खतरनाक वाला मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उनके अंदर, टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, अपने सेल को ग्रो करना, एटीपी वेटीपी दबा के प्रोड्यूस करते हैं वो। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स मल्टीप्लाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रोड्यूस्ड। कि सारे ऑर्गेनेलीज यहाँ पे बनते हैं और साइज में ग्रो करते हैं, साइज में ग्रो करते हैं। आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड। ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं यहाँ पे। कहाँ पे बन रहे हैं भाई, जी फेज में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, G1 फेज में बन रहे हैं, G1 फेज में बन रहे हैं। ठीक है, नो चेंजेस ऑकर इन कंटेंट। चीनी उठा टप से ऐसे, झाड़ू पकड़ झाड़ू। इसमें क्या है, आवाज 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 आवाज, कृपया म्यूट करें अपने आप को, जो भी अनम्यूट हुआ था। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए था, कि न्यूक्लियस में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होने वाला। नो चेंजेस विल ऑकर इन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियर कंटेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, जी फेज के बाद वो कौन से फेज में एंटर करता है, एस फेज में एंटर करता है, सिंथेसिस फेज में एंटर करता है। अब सिंथेसिस फेज में देखो क्या हो रहा होता है, it is a stage of replication of each chromosome by the synthesis of new DNA molecule on the template of the existing DNA। Maths classes there। Okay, then what we will do is ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, we will again do the interphase 1 वापस से। ठीक है, तो इट्स ओके, वी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपन कल वापस, कल नहीं यार, जब भी क्लास होगी तब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।